हेलो बच्चों, आज हम करेंगे +2 का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट। हमें पता है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसमें से हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, इसमें भी हम दो चीज़ों की बात करेंगे। सॉलिड दो तरह के होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलाइन और एक होते हैं अमॉर्फस। तो हम इसके बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है। तो निकालिए कॉपी पेन और हो जाइए शुरू। पहले हम बात करते हैं इनके डिफरेंस की, कि क्रिस्टलाइन क्या होता है और अमॉर्फस क्या होता है। क्रिस्टलाइन वो होते हैं बेटे जिनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। मतलब जैसे हम स्कूल में जब प्रेयर करते हैं तो सभी स्टूडेंट्स जो होते हैं प्रॉपर डिस्टेंस पे होते हैं। तो ये प्रॉपर डिस्टेंस पे होते हैं सब। इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अगर ये स्क्वायर बन रहा है तो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, सब के सब स्क्वायर। अगर पैरेललोग्राम है तो सब के सब पैरेललोग्राम बन रहे हैं। और अगर रोम्बस है तो रोम्बस बन रहे हैं। जो अमॉर्फस होते हैं इनमें आता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। जैसे कि अब स्कूल की बेल बज जाए और आपकी छुट्टी हो जाए तो बच्चे कैसे होंगे, कोई कहाँ कोई कहाँ। देयर इज नो प्रॉपर अरेंजमेंट। कहीं पे मिल जाएगा, कहीं पे नहीं मिलेगा, ओवरऑल नहीं मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ओके, तो फर्स्ट डिफरेंस तो यही हो गया कि जो क्रिस्टलाइन होते हैं उनमें सब कुछ प्रॉपर डिस्टेंस पे होता है। इसमें कैओस मचा होता है, कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रू सॉलिड्स हैं। और जो ये हैं स्यूडो सॉलिड्स हैं। ये सॉलिड्स की तरह बिहेव करने की कोशिश करते हैं, उनकी मिमिक करते हैं, पर ये सॉलिड्स नहीं है।
ये सुपर कूल्ड लिक्विड्स हैं। आप देखो कि पुरानी बिल्डिंग्स जो होती हैं उनका ग्लास जो होता है, विंडो ग्लास, वो ओपेक हो जाता है थोड़े सालों बाद। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड्स हैं, सन की रेस पड़ती हैं तो धीरे धीरे पिघलता हुआ वो ओपेक हो जाता है और नीचे से थोड़ा सा मोटा हो जाता है और ऊपर से थोड़ा सा पतला हो जाता है। बिकॉज इनमें सॉलिड्स की तरह का बिहेवियर शो तो करते हैं लेकिन है नहीं ये सॉलिड्स। ये है सुपर कोल्ड लिक्विड्स। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो ये होते हैं एनाइसोट्रॉपिक और ये होते हैं आइसोट्रॉपिक। ओके, आइसो का मतलब होता है सेम, ट्रॉपिक का मतलब होता है डायरेक्शन, या आप बात कर लो इक्वल वे। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आइसोट्रॉपिक में सेम रहती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, दूसरी है थर्मल एक्सपेंशन, ओके, और तीसरी भी आप कह सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम तीन प्रॉपर्टीज की बात करें तो अमॉर्फस में इनका एवरेज सेम आता है लेकिन एनाइसो में डिफरेंट वैल्यूज आती हैं। ऐसा क्यों? इसको नोट कर लिया, मैं ये रब कर रहा हूं। तो हम क्रिस्टलाइन में एनाइसोट्रॉपी की बात कर रहे हैं। क्रिस्टलाइन कैसे बना होगा? समथिंग लाइक दिस। एक को सोडियम मान लो, एक को क्लोरीन मान लो, तो आप अगर देखो ऐसे तो सेम तरह के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, है ना। ऐसे भी देखा जाए तो सेम तरह के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, ऐसे देखें तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। यहाँ पर क्या आ रहे हैं? सेम। और ऐसे देखें तब भी क्या आ रहे हैं? डिफरेंट। तो इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, सपोज यहाँ पर सारे के सारे क्लोरीन है तो वहाँ पर कुछ और वैल्यू आएगी, यहाँ पर सब के सब सोडियम है तो कुछ और वैल्यू आएगी, यहाँ पर दोनों बीच में है, कभी सोडियम कभी क्लोरीन, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी।
ऐसे ही ये थर्मली एक्सपैंड भी डिफरेंटली होंगे, डायगोनली किसी और तरह से एक्सपैंड होंगे, हॉरिजॉन्टली किसी और तरह से, और वर्टिकली कोई और ट्रेंड शो करेंगे। सेम इज द केस विद इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। तो व्हेन दे शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज they are called anisotropic, not equal way। और आइसोट्रॉपिक वो इसलिए होते हैं अमॉर्फस क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अरेंजमेंट सब रैंडम है। तो यहाँ से जाएंगे तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट, यहाँ से कुछ और, यहाँ से कुछ और, ऐसे कुछ और, तो इनका एवरेज जो है रन अबाउट सेम आ जाता है। इसीलिए ये है आइसोट्रॉपिक और ये है एनआइसोट्रॉपिक। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है इनकी दे शो क्लीन क्लीवेज। ओके, और ये दिखाते हैं इर्रेगुलर क्लीवेज। इसका मतलब क्या हुआ, जब इनको कट करेंगे तो सेम टाइप पीसीज आएंगे हमारे पास। इनको जब कट, जैसे ऐसे कट किया तो ये स्मूथली कट हो जाएंगे, और इनको जब कट करेंगे तो थोड़ा सा ये ऐसे कट होंगे, स्मूथली कट नहीं होंगे जैसे ये स्मूथली कट हो गए। तो इसको बोलते हैं क्लीन क्लीवेज, और ये दिखाते हैं इर्रेगुलर क्लीवेज। पांचवा इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। इनका शार्प नहीं होता, इर्रेगुलर लिख लो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है इनमें अरेंजमेंट कंफर्म्ड है, सब प्रॉपरली अरेंज्ड है। तो जब आयरन पिघलेगा तो पूरा ही पूरा पिघलेगा एक ही बार में। इसमें देखो आप प्लास्टिक को पिघलाओ, पहले थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर मेल्ट होगा। तो इस तरह से इनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। ओके, तो ये तो हो गए डिफरेंस। अब इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं। अब इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं। क्रिस्टलाइन के एग्जांपल्स क्वार्ट्स हो गया, NaCl हो गया, और अमॉर्फस के
ग्लास हो गया, कार्बन ब्लैक हो गया, कार्बन से ज़्यादा यहाँ पर लिख सकते हैं डायमंड हो गया। तो ये इनके एग्जांपल्स हैं। इनमें रेगुलर अरेंजमेंट मिलेगा आपको और इनमें इर्रेगुलर अरेंजमेंट मिलेगा। तो हमने क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में भी सिर्फ क्रिस्टलाइन की ही बात करनी है, अमॉर्फस की बात नहीं करनी है अभी। अब हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन में कुछ टर्म्स आएंगे, जैसे कि आएगा यूनिट सेल। यूनिट सेल वो चीज़ होती है जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं तो बन जाता है लैटिस। ओके, यूनिट सेल को बार बार रिपीट करेंगे तो बन जाएगा लैटिस। जैसे कि वॉल है वो ब्रिक से बनी हुई है, तो ब्रिक्स को हम अरेंज करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वॉल आ जाएगी। तो एक ब्रिक क्या हो गई, यूनिट सेल। और इस वॉल को हम स्टडी कर रहे हैं तो ये वॉल क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी लैटिस। ओके, तो ऐसे ही हमने क्रिस्टलाइन में बात करनी है। एग्जाम्पल लेते हैं क्यूब का। सपोज ये एक क्यूब है, तो ये क्या हो गया, एक यूनिट सेल हो गया। अगर हम इन क्यूब्स को, जैसे ये क्यूब है, बार बार रिपीट करते जाएं थोड़े आगे लगा दो, एक बड़ा सा क्यूब बन जाएगा हमारे पास, जो कि बहुत इससे काफ़ी बड़ा क्यूब होगा। तो ऐसे क्यूब को हम क्या बोलेंगे, हमारा लैटिस। तो जो एक क्यूब है इसको बार बार रिपीट किया तो हमारे पास एक बड़ा क्यूब आ गया, जिसको हम बोल देंगे ये हमारा क्या हो गया, लैटिस हो गया। ओके, तो यूनिट सेल वो स्मॉल पार्ट होता है जिससे मिलके पूरा लैटिस बना होता है। तो पूरा जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो छोटे छोटे यूनिट सेल से मिलके बना होता है। और यूनिट सेल की ही बात करें अगर हम, ये हमारा क्यूबिक यूनिट सेल है, इसकी 3 एक्सिस होंगी, एक्स वाई जेड। इसके पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं हम। ये साइड सपोज ए है तो ये बी है और ये सी है। इसकी 3 साइड्स होंगी जिनको हम रिपीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक क्यूब बन जाएगा।
इनमें कोई ना कोई एंगल भी होगा, इसको अल्फ़ा, इसको बीटा और इसको गामा बोल देते हैं। तो हर एक यूनिट सेल के कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि उनकी वो 3 साइड से बने होते हैं, जिनको हम रिपीट करते हैं तो बन जाता है पूरा क्यूब। हर एक साइड की जो लेग्स है उसको ए बी सी मान सकते हैं हम, ए बी सी, और उनके बीच के एंगल्स को हम अल्फ़ा बीटा एंड गामा मान सकते हैं। ओके, तो चाहे वो कोई भी यूनिट सेल हो, बना तो होगा वो एटम से, बिकॉज हर एक चीज जो है वो एटम से मिलके बनी होती है। तो हमने इनकी बात करनी है कि इस यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, यानी कि हम इसके रैंक का पता करेंगे कि एक यूनिट सेल में और हम क्यूब की बात कर रहे हैं फिलहाल, क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। ओके, हम इनका रैंक निकाल रहे हैं, या आप कह सकते हो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, ये हम ये निकाल रहे हैं। ओके, तो पहले हम बात करते हैं सिंपल क्यूब की, जिसको हम प्रिमिटिव क्यूब भी बोल देते हैं। अब देखिए कैसे बना होगा। पहले क्यूब बना लेते हैं। इसके यहाँ पर एक एटम होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर 4 ऊपर हो गए और 4 ही एटम्स नीचे हो गए। दूर से देखने में लग रहा है कि ये 8 एटम से मिलकर बना हुआ है। इसके अंदर जाए अगर डीप स्टडी करें तो पहले तो बच्चों ये बताओ कि ये एंगल कितना होगा। ऊपर एक स्क्वायर है जिसकी 4 साइड्स हैं, एक क्वाड्रिलेटरल है स्क्वायर, तो यहाँ का एंगल कितना होगा। 7th क्लास में हम निकालते होते हैं n-2 इंटू 180 अपॉन n, ये फॉर्मूला होता है। साइड्स कितनी है 4 -2 इंटू 180 अपॉन 4, 2 इंटू 180 अपॉन 4, तो कितना एंगल आया 90 का। तो ये एंगल कितना आ गया 90 का। ओके, तो अगर हम सफियर की बात करें तो ये एक सफियर है, यहाँ पर तो सर्कल दिखेगा पर ये एज्यूम कर लो कि एक सफियर है ऐसा, जिसके ऊपर का भी एक हिस्सा है और नीचे का भी एक हिस्सा है, और नीचे जो है इस पर्टिकुलर जगह पे इस क्यूब का सिर्फ ये 90 डिग्री वाला 1/4 हिस्सा आ रहा है नीचे।
ऐसा ही है क्यूब ऊपर भी होगा, ऐसे करके। तो ऊपर भी इसका कुछ हिस्सा जा रहा होगा, 90 का यहाँ जा रहा होगा, और इसको अगर ऐसे एक्सटेंड करें तो 90 का यहाँ आ रहा होगा दूसरे क्यूब में, ये वाले क्यूब में। ऐसे ही 90 का ऊपर जा रहा होगा इस क्यूब में। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1/4 1/4 1/4 पूरा है सेमी हेमिस्फीयर कवर हो गया। ऐसे ही ऊपर एक हेमिस्फीयर होगा। ये चैप्टर जो सारा है आपकी अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है, आप कितना इसको अज्यूम कर सकते हो। तो इस क्यूब में सिर्फ 90 डिग्री आ रहा है एंगल, तो नीचे के क्यूब्स में सिर्फ 1/4 हिस्सा आ रहा है, और ऊपर के क्यूब में चला जाए तो ये पूरा का पूरा कितना बचेगा, 1/8 पार्ट बचेगा। ओके, अभी आप सिर्फ इस क्यूब को देखो, इस स्फीयर को देखो। अगर मैं यहाँ पर एक क्यूब बनाता हूँ तो ये जो स्फीयर है या एटम है इस क्यूब के साथ भी लिंक्ड है। अगर मैं एक और ऊपर बनाता हूँ तो इसके साथ भी ये लिंक्ड है। कितने हो गया, 1 2 3 के साथ लिंक है, 4 के साथ लिंक हो गया। अब इसके आगे अगर बनाएं तो ये 5th क्यूब है जिसके साथ ये लिंक्ड है। ये 6th क्यूब है जिसके साथ ये लिंक्ड है। ये 7th क्यूब है जिसके साथ ये लिंक है। ये 8 क्यूब है। तो टोटल एक स्फीयर जो है 8 क्यूब्स के साथ लिंक्ड है। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसमें, 8। उनका शेयर कितना है हर एक क्यूब के साथ, 1/8। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए सिंपल क्यूब में, 8 × 1/8 1। तो सिंपल क्यूब में नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 1। देखने में 8 लग रहे थे लेकिन एक्चुअल में कितने हैं, 1। तो ये हो गया सिंपल क्यूब के नंबर ऑफ एटम्स। हम बात करते हैं एक और क्यूब की और उसमें फाइंड करते हैं कि उसमें कितने एटम्स हैं। उसका नाम है बॉडी सेंटर्ड क्यूब। नाम से ही पता लग रहा है कि ये क्यूब होगा। कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, इसके बिना तो क्यूब बन ही नहीं पाएगा। दीवारें जब तक खड़ी नहीं होंगी तो घर कैसे बनेगा। उसके अंदर समझ लीजिए एक और स्फीयर है यहाँ पे सेंटर में।
तो ये जो सेंटर का स्फीयर है ये सब इसी की प्रॉपर्टी है। अगर मैं इसके साथ एक और क्यूब बनाऊं इस तरह से कुछ क्यूब बन जाएगा इसका। तो जो ये है ये इसके साथ अटैच नहीं है, तो ये इसकी अपनी प्रॉपर्टी है। ये इसकी ये स्फीयर तो अटैच है, ये भी अटैच है, ये भी अटैच है, ये भी अटैच है, लेकिन ये अटैच नहीं है। तो कॉर्नर्स पे कितने हो गए? अभी हमने किया था 1/8 इंटू 8 1। सेंटर में कितने हो गया? 1। तो टोटल कितना हो गया? 2। 1 + 1 2। तो एक सिंपल जो बॉडी सेंटर्ड क्यूब है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 2 होंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम तीसरे क्यूब की बात करते हैं। उसमें क्या होगा? तीसरा क्यूब है फेस सेंटर्ड क्यूब। तो फेस सेंटर्ड में कैसा अरेंजमेंट होगा? ये क्यूब है जिसके कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे। लेकिन इसके 6 फेसेस हैं। 1 ऊपर वाला, 1 नीचे वाला, एक पीछे वाला और एक आगे वाला, एक बैक और एक फ्रंट वाला। तो इसमें 6 फेसेस हैं, तो 6 जो है वो 6 जो है वो स्फीयर्स फेस पे हैं। अब देखो इसको, जो ये स्फीयर है ये इस क्यूब के साथ टच कर रहा है। जैसे हमारे घर होते हैं उनकी जो एक वॉल होती है वो पड़ोसियों की वॉल और हमारी वॉल जो होती है कॉमन होती है। तो इस तरह से ये स्फीयर जो है इस क्यूब में कॉमन है। तो हाफ यहाँ पर कंट्रीब्यूशन हो रही है और हाफ यहाँ पर। तो फेसेस में टोटल 6 फेसेस हैं। शेयरिंग कितनी हो रही है? हाफ। तो नंबर ऑफ एटम्स या स्फीयर्स इन फेसेस कितने हो जाएंगे? 6 × 1/2 3। कॉर्नर्स पे कितने हो जाएंगे? 8 × 1/8 1। तो टोटल कितने हो गए? 3 + 1 4। तो फेस सेंटर्ड में 4 स्फीयर्स होते हैं। एक फोर्थ आता है एंड सेंटर्ड। उसके 2 एंड्स पे होंगे। एक ये एंड हो गया और एक ये एंड हो गया। तो स्फीयर्स
एंड्स कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 1/2, 1, क्योंकि उनकी शेयरिंग भी हाफ ही है। और कॉर्नर्स पे कितने हैं? 1, तो टोटल कितने हो गए? 2। तो एंड सेंटर में 2 स्फीयर्स होंगे, ठीक है। रब कर दूं? इसके अलावा एक और आता है हेक्सागनल। हेक्सागनल जो होता है, नाम से पता लग रहा है एक हेक्सागन की तरह होगा। एक हेक्सागन बना लो। एक और बना लो, इनको मिला दो। हेक्सागन में कितनी साइड्स है? 6 साइड्स है। तो ये एंगल कितना हो गया? वही फॉर्मूला लगा के देख लो, n-2 इंटू 180 अपॉन n 6-2 अपॉन 6 120 का एंगल आया। इसका मतलब हुआ जो ये स्फीयर है यहाँ पर 120 का एक एंगल है, 120 का एक है, तो नीचे कितने हैं? 3। ऐसे ही ऊपर भी होंगे 3। ये नीचे का स्फीयर हो गया ये वाला। ऐसे ही एक ऊपर स्फीयर होगा, हेमिस्फीयर, नीचे हेमिस्फीयर ऊपर हेमिस्फीयर मिलके बनाएंगे स्फीयर। तो कॉर्नर्स पे कितने हो जाएंगे इनके? टोटल कॉर्नर्स कितने हैं? 6 यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 और 6 नीचे है, 12 और 3 पार्ट नीचे 3 पार्ट ऊपर, यानी कि 6। तो 1/6 कितने हो गए कॉर्नर्स पे? कॉर्नर्स पे हो गए 2। ओके। इसके 2 एंड्स पे भी होते हैं, तो एंड्स पे कितने हो गए? 2 इंटू 1/2, 1। 3 इसकी बॉडी में होते हैं, तो बॉडी में कितने हो गए? 3। टोटल कितने हो गए? 6। तो हेक्सागोनल में कितने होते हैं? 6 स्फीयर्स होते हैं, क्योंकि इसकी कॉर्नर्स कितने हैं? 12 हो गए। एंगल हमने कितना निकाला? 120 का। तो 1/3 यहाँ पर नीचे नीचे हाफ हो गया पूरा, और ऊपर भी हाफ हो गया, ऊपर भी 1/3 होगा। तो इस तरह से टोटल स्फीयर्स में कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ओके। तो हमने 4 तरह के कर लिए।
सिंपल या प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड हेक्सागोनल। कितने आए थे सिंपल में? सिंपल में आए थे 1। बॉडी सेंटर में कितने आए थे? 2। फेस सेंटर में कितने आए? 4। हेक्सागोनल में कितने आए? 6। तो ये हमारा चार्ट बन गया इसका। ओके, ये सिर्फ क्यूब ही नहीं होता, बहुत सारे तरह के क्रिस्टल्स होते हैं। हमने अभी सिर्फ क्यूब की ही बात करी है, या एक हेक्सागोनल की भी बात कर ली है हमने, 2 की बात कर ली है ना, 5 और हैं। तो उनके बारे में बात कर लेते हैं अब सबके बारे में। एक अब हम बात करते हैं 7 तरह के क्रिस्टल्स होते हैं, उनके बारे में। इनको क्रिस्टल्स लिख लीजिए, ये इनके कुछ पैरामीटर्स हैं। ओके, सबसे पहला है क्यूबिक, दूसरा है टेट्रागोनल, ठीक है। तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक, चौथा है मोनोक्लिनिक, पांचवा है ट्राइक्लिनिक, सिक्स्थ है हेक्सागोनल और 7th है रोम्बोहेड्रल। ओके, ये 7 तरह के हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। इसका निमोनिक्स याद कर लीजिए, कट और मना तेरा हैप्पी बर्थडे रोहन। कट और मना तेरा हैप्पी बर्थडे रोहन, इस तरह से इसको याद कर लीजिए। मैंने बताया था हर एक क्यूब की, हर एक लैटिस की 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं। ये साइड्स और एंगल्स चेंज होते रहते हैं और क्रिस्टल्स जो होते हैं उनकी शेप और नेम चेंज हो जाते हैं। तो इनके पैरामीटर्स क्या हैं? क्यूब में A = B = C, अल्फा = बीटा = गामा 90। इसमें A = B, अब C इक्वल नहीं आएगा, एंगल्स अभी भी इक्वल चल रहे हैं। इसमें तीनों साइड से इक्वल नहीं है, एंगल अभी भी इक्वली चल रहे हैं। ओके, अब भी तीनों साइड्स इक्वल नहीं है,
लेकिन एंगल्स जो है वो 2 इक्वल हैं और तीसरा इक्वल नहीं है। इसकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं है और तीनों एंगल्स भी इक्वल नहीं है। बड़ा डिस्टॉर्टेड सा है ये। हेक्सागोनल की अभी हमने बात की थी, इसकी भी तीनों साइड्स इक्वल नहीं है। 2 एंगल इक्वल हैं और एक एंगल जो है 120 का है और 2 जो है वो 90 के हैं। ओके, तीसरे में भी तीनों साइड्स तो इक्वल हैं, लेकिन एंगल जो है वो 90 के नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आपके 7 क्रिस्टल सिस्टम है, जिसमें से क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है, हेक्सागोनल है, रोम्बोहेड्रल है। हम बात करें तो क्यूबिक जो है वो सिंपल भी है, बॉडी सेंटर्ड भी है, फेस सेंटर्ड भी है। जो टेट्रागोनल है ये सिंपल है और बॉडी सेंटर्ड है। ऑर्थोरोम्बिक सिंपल भी है, बॉडी सेंटर्ड भी है, फेस सेंटर्ड भी है और एंड सेंटर्ड भी है। ये सिंपल और एंड सेंटर्ड है, ये सिंपल है। इसकी हमने बात की थी, इसके कॉर्नर्स पे भी है, फेस पे भी है, बॉडी में भी है, इसलिए ये एक मिक्स टाइप का है और ये सिंपल है। इनको काउंट करें तो 3 to 5, 5 और 4 9, 11, 12, 13, 14, टोटल 14 है ये। इनको बोलते हैं ब्रेवियर्स लैटिसेस। ओके, 7 क्रिस्टल सिस्टम है और 14 ब्रेवियर्स लैटिसेस है। तो ये टेबल आप रिमेंबर कर लीजिए, इनको टाइप्स लिख दीजिए। इसमें से कुछ ना कुछ कंपटीशन में पूछ लेते हैं। तो आज हमने पढ़ा जो सॉलिड स्टेट है उसमें 2 तरह के सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन और एक अमॉर्फस। जिसमें हमने क्रिस्टलाइन की बात करी, क्रिस्टलाइन में भी 7 तरह के क्रिस्टल्स होते हैं और 14 ब्रेवियर्स लैटिसेस होते हैं। ओके, ये सबको पढ़ लेना। कल हम नया टॉपिक करेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट बच्चों।